दोस्तों आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पे फिर से आपका स्वागत है। किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कल क्लास कट हो गई थी, इसलिए अगले प्रश्न नहीं देख पाए। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं और आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो बच्चे जवाब देते हैं उनके नाम भी हम ले लेते हैं। हमें मात्र एक बच्चा जवाब देता है। इनका नाम है महेश सेन, जिन्होंने राइट आंसर दिया है। बाकी वाले जवाब क्यों नहीं देते? क्या प्रॉब्लम है आपके? जवाब दिया करो, क्लास देखते हो पूरी। तो अब मोटिवेशनल कोड देखते हैं। सुविचार: खोल दो पंख मेरे, अभी तो उड़ान बाकी है। जमा नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी न समझो, जितना गहराई है उतना बहार, उतना तूफान बाकी है। मतलब कि आपको समंदर में जितना पानी, जितनी समुद्र की गहराई है, उतना ही आपको एग्ज़ाम के अंदर तूफान की तरह उबलना है। एग्ज़ाम में 90+ नंबर लाने हैं। तो चलिए दीर्घ उत्तरार्ध में प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए उठाए गए कदमों को पूर्ववर्ती समाज में लोगों की पहचान को किस आधार पर अलग थे। मतलब प्रश्न का अर्थ समझो कि जो क्रांतिकारियों ने क्रांति की थी, उससे पहले जो समाज की भावनाएं थी, उनसे क्रांतिकारियों ने क्या अलग किया, वही बताना है। तो चलिए देखते हैं। सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए उठाए गए कदमों को निम्नलिखित तरीकों से अपने पूर्ववर्ती समाज से भिन्न थे। मतलब कि ये सब पहले के समाज से अलग थे। पहले समाज में स्टेट में बटी हुई थी, पादरी, कुलीन और तरते स्टेट, जिसमें पहले में पादरी, दूसरे में कुलीन और तीसरे में सामान्य इंसान किसान थे। फिर उनको हटाकर जबकि अब पितृभूमि, राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रध्वज आदि के आधार पर सामूहिक पहचान पर बल दिया। इन सब के आधार पर बल दिया। फिर पूर्ववर्ती समाज को निरंकुश राजतंत्र की प्रति निष्ठा के आधार पर आधारित था। मतलब कि पहले का समाज था, वो समाज राजतंत्र के प्रति निष्ठ था, राजतंत्र के प्रति आदर करता था। जबकि जो नए लोगों का समाज आया था, क्रांतिकारियों का, तो उन्होंने उनके द्वारा बने राष्ट्र के प्रति समर्पण पर आधारित था। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को रखो। अगला है कि समाज में लोगों को संविधान के अंतर्गत समान अधिकार दिए गए थे जो पहले नहीं थे। संविधान, जब लोकतंत्र राष्ट्र में ही संविधान होता है, तो पहले तो लोकतंत्र था ही नहीं, तो फिर क्या संविधान हुआ। फिर बाद में संविधान बना तो सबको अधिकार भी मिले जो पहले नहीं थे, क्योंकि पहले लोकतंत्र नहीं था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेपोलियन संहिता 1804 में कही गई बातें किस प्रकार उदारवादी राष्ट्रवादों की विचारधाराओं के अनुरूप थी, स्पष्ट करें। मतलब कि नेपोलियन ने जो 1804 की संहिता लाई थी, नागरिक संहिता या नेपोलियन संहिता, उसके अंतर्गत ऐसा क्या क्या काम किए गए थे जो उदारवादियों की विचारधारा के समान थे, स्पष्ट करना है। तो उदारवादी व्यक्ति जो आज़ादी और कानून के समक्ष समानता का समर्थन करता है, तो नेपोलियन द्वारा संहिता में कही गई बातें कई तरीकों से व्यक्त करता था। मतलब कई तरीकों से वह समान थी। तो कई तरीके क्या थे? तो जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। उदारवादी लोग भी ये चाहते थे कि जन्म पर अधिकार समाप्त हो, और वही नेपोलियन ने कर दिए, तो उनके लिए वह नेपोलियन अच्छा साबित हुआ। फिर कानून के समक्ष सबकी समानता। उदारवादी लोग चाहते थे कि कानून के समान सब समान हो, राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है। फिर नेपोलियन ने इन सबको समान कर दिया, तो वे लोग भी खुश हुए। संपत्ति का अधिकार, अपनी अपनी संपत्ति खुद रख सकता है, सामंती व्यवस्था का अंत करके। किसान चाहते थे कि सामंती व्यवस्था खत्म हो, क्योंकि उनको जो उत्पाद होता था उससे आधे से ज़्यादा तो उनको देना पड़ता था सामंतों को, और भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों का भी अंत हो गया।
और एक समान कानून, मानक भार और राष्ट्रीय मुद्रा का प्रावधान किया। पहले अलग जगह अलग भार के अलग कानून, अलग मापक भार थे और अलग ही मुद्रा थी, इसलिए व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हुआ करता था। फिर नेपोलियन ने सभी एक ही कर दिया, फिर क्या प्रॉब्लम हो। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आपके विचार में रूढ़िवादी विचारधारा किस प्रकार मानव जीवन का उत्थान के लिए बाधक है, उत्थान में बाधक है। जो रूढ़िवादी थी विचारधारा, वो किस प्रकार मानव जीवन का उत्थान हो, मतलब मानव जीवन अच्छा हो, उसके लिए बाधक थी। उसको रोकने के लिए क्या क्या वो काम करती थी। तो रूढ़िवादी विचारधारा निम्नलिखित कारणों से मानव जीवन के उत्थान के लिए बाधक थी। ये निम्नलिखित कारण है। क्या कारण थे वो तो हम देखते हैं। पहला तो ये था कि यह समाज में परंपरागत ऊंच नीच की भावना को बनाए रखने के लिए समर्थन करती थी। जो रूढ़िवादी लोग थे वे कहते थे कि जो समाज में जो ऊंच नीच है वो बनी रहे, वो ऊंच नीच नहीं हटे। फिर अगला है कि आधुनिक जीवन के मूल्यों के विपरीत थी। वो संविधान के सब खिलाफ थे और समाज में परिवर्तन के विरोधी थे। जो परिवर्तन आ रहा था ना, राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर जा रहा था, उसके वे विरोधी थे। लोकतंत्र के युग में भी वे राजतंत्र के समर्थक थे। वे रूढ़िवादी लोग कई वर्षों तक, जब तक लोकतंत्र स्थापित हो गया था, तब तक वे चाहते थे कि अब राजतंत्र आ जाए। आलोचना और असहमति के खिलाफ थे। वे चाहते थे कि सरकार की कोई आलोचना ही नहीं हो और सरकार की असहमति करना गलत बात है उनकी विचार के अनुसार। तो ये इन सभी कारणों से वो मानव जीवन के उत्थान के लिए बाधक थी। अगला प्रश्न है कि क्रांतिकारी विचारधारा ने किस प्रकार निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध आधुनिक राष्ट्र राज्य की स्थापना में योगदान दिया। मैत्सिनी, ज्यूसेप्पे मैत्सिनी के उदाहरण देते हुए समझाइए। तो 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय से उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। जो 1813 में युद्ध हुआ था उसमें नेपोलियन की हार हुई थी। फिर राजतंत्र इतना शक्तिशाली हो गया था क्योंकि जहाँ जहाँ क्रांतिकारी होते थे, मतलब जहाँ भनक भी लग जाती तो वहाँ पर वे सीधे ही सेना लेके घुसते और मार देते। फिर वो सारे क्रांतिकारी जिन फ्रांस को देखकर उनका जन्म हुआ, वे सब भूमिगत हो गए, मतलब अंडरग्राउंड हो गए। तो अंडरग्राउंड हो गए। तो फिर क्या हुआ, फिर इसलिए कई गुप्त संगठन उभर कर आए। फिर उन्होंने गुप्त रूप से, गोपनीय रूप से संगठन बनाए। फिर उन्होंने स्वतंत्रता की मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होकर संघर्ष करने लगे। इटली के ज्यूसेप्पे मैत्सिनी एक ऐसा क्रांतिकारी था। इटली के ज्यूसेप्पे मैत्सिनी ने यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो गुप्त संगठन भी बनाए जिसमें कई लोगों ने भाग लिया। फिर उसने 2 भूमिगत संगठनों का भी निर्माण किया। यंग इटली और यंग यूरोप का भी उसने गठन किया। उसने इटली को एकीकृत करके गणराज्य बनाने के लिए क्रांतिकारी संगठन किया। उसके विचारों पर पूरे यूरोप का असर पड़ा, जिससे रूढ़िवादी लोगों को मुंह की खानी पड़ी। रूढ़िवादी वे लोग जो नया समाज चाहते ही नहीं थे, वे लोकतंत्र को चाहते ही नहीं थे, वो समाज में विकास चाहते ही नहीं थे, उनको मुंह की खानी पड़ी क्योंकि लोकतंत्र आ गया था और लोकतंत्र उनकी बातें नहीं सुनता था। फिर चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। आज MCQ नहीं है क्योंकि वो उसका पार्ट 2 है, इसलिए सारे प्रश्न दीर्घ उत्तरात्मक है और आपके एग्जाम में इसी पार्ट से एक प्रश्न पक्का का पक्का आएगा। भूख, कठिनाई, असमानता और बेरोजगारी किस प्रकार जन विद्रोह का कारण बन गई। 1830 के दशक में यूरोपीय परिस्थितियों के संदर्भ में अपने विचार प्रकट कीजिए। भूख, कठिनाई, असमानता
और बेरोजगारी किस प्रकार 1830 में जो यूरोप में क्रांतियाँ हुई थी उसका कारण बन गई। अपने विचार प्रकट करें। हम हमारे विचार रख रहे हैं, आप अपने विचार रख देना। 1830 के दशक में यूरोप के समाज में कई कठिनाइयों से जूझ रहा था, क्योंकि उस समय बेरोजगारी थी। बेरोजगारी की वजह से भूख आ गई, भूख की वजह से मानव जीवन में कठिनाई आई, कठिनाई की वजह से कई लोग, अमीर तो अपना खाना खा रहे थे, अपनी मौज की ज़िंदगी जी रहे थे, पर गरीब को खाना भी नसीब नहीं हो रहा, इसलिए असमानता भी हुई। तो असमानता से कई कठिनाइयों से समाज जूझ रहा था। फिर बढ़ती आबादी हो गई, मशीनीकरण और औद्योगिकरण के कारण प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई। अब आप सोचेंगे कि औद्योगिकरण से इस पे क्या प्रॉब्लम पड़ी, तो औद्योगिकरण से इस तरह प्रॉब्लम पड़ी कि जो लोग कुटीर उद्योग के माध्यम से अपना जीवन यापन कर रहे थे वो एकदम से बेरोजगार हो गए, क्योंकि उनका जीवन यापन करने के लिए जो वो एक चीज़ बनाते थे, वे उद्योग बना रहा था एकदम सस्ती, फिर उनकी चीज़ कौन खरीदे, और महंगाई हो गई, व्यापक बेरोजगारी आ गई। व्यापक बेरोजगारी का मुख्य कारण औद्योगिकरण था, क्योंकि जितने लोग 100 लोग काम करते थे घर पर बैठकर 1000 लोग काम करते थे, वो अकेला ही एक उद्योग कर लेता था। शहरों की ओर पलायन हो गया, लोग गांवों में, कुछ बेरोजगारी आ गई ज़्यादा तो शहरों की ओर चले गए। फसलों की बर्बादी हो गई आदि, व्यापक गरीबी का प्रसार किया। 1848 एक ऐसा ही वर्ष था। 1848 में ये व्यापक रूप में हुई, इसलिए यहाँ पे बहुत यूरोपीय देशों में, बहुत ज़्यादा देशों में क्रांति हुई 1848 में। फिर इन सभी परिस्थितियों की वजह से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए, राजा को भागने पे मजबूर कर दिया और गणतंत्र की घोषणा कर दी। आधुनिक समय पर इन परिस्थितियों के पैदा होने पर जनता द्वारा विद्रोह की घटनाएं होती रही। ये उदाहरण नेपाल में जन विद्रोह, ये उदाहरण के लिए नेपाल में जन विद्रोह के द्वारा राजतंत्र का खात्मा किया। अब ये आप समझिएगा 1848 में दोबारा गणतंत्र को स्थापित किया और ये गणतंत्र आज तक है। और यही कारण था क्योंकि लोगों के अंदर भूख आ गई, मतलब लोगों के पास व्यापक रूप से बेरोजगारी आई, तो बेरोजगारी आ गई तो उनके पास पैसे नहीं आए तो भूखमरी आ गई। अब अमीर लोग थे जो कुलीन वर्ग के थे, उनके पास तो पैसा था, पर जो गरीब थे उनके पास तो पैसा नहीं था। अब भूख की वजह से जीवन यापन करने के लिए कठिनाई आ गई। अब बेरोजगार के पास तो खाने के पैसे नहीं थे, पर अमीर के पास तो सब कुछ था, इसलिए इन दोनों के बीच में असमानता भी पैदा हो गई। अगला प्रश्न है कि आपके विचार में ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य को निर्माण करने के लिए बाकी यूरोप के देशों की अपेक्षा किस प्रकार भिन्न था? ये पूरी तरह भिन्न था, क्योंकि देखो बाकी सब राष्ट्रों में एक बार क्रांति हुई थी, पर ब्रिटेन में कोई क्रांति नहीं हुई थी। वो लगभग पूरी दुनिया का ऐसा एकमात्र देश है जिसमें कोई क्रांति नहीं हुई और बिना क्रांति के वो एक राष्ट्र राज्य बन गया। अब पूरी वो विधि थी, वो विधि एकदम तो उलटफेर की थी नहीं, काफ़ी लंबे समय तक चली प्रक्रिया का परिणाम था। फिर क्या हुआ, पूरी विस्तार से समझिए कि ब्रिटेन राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक कोई हुई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था, वो एकदम से नहीं हुआ। फिर जैसा कि अन्य यूरोपीय देशों में हुआ, मतलब अन्य यूरोपीय देशों में एकदम से जैसे फ्रांस में क्रांति हुई, यूगोस्लाविया में क्रांति हुई, बेल्जियम में क्रांति हुई, इन सब देशों में जब क्रांति होकर ये राष्ट्र बना, एकदम से उथल पुथल के हुआ, वैसा ब्रिटेन में बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल वैसा नहीं हुआ। ये लंबी चलने वाली प्रक्रिया था जिसका नतीजा था, जिसके हम निम्न तरीके समझ सकते हैं। उनके जो तरीके थे यूरोप में, वो हम तरीके देखते हैं। ब्रिटेन कई नृजातीय पहचानों में था। ब्रिटेन में कई नृजातीय थी, मतलब जिनकी कोई जातियाँ नहीं थी, वे लोग थे अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट और आयरिश, ये 4 जातियाँ थी उस देश में। तो फिर वो आंग्ल राष्ट्र इंग्लैंड बना, उसकी अहमियत हुई थी वो इन 3 देशों में, स्कॉटलैंड, वेल्स,
ये राष्ट्र थे। एक का नाम था वेल्स, एक का नाम था स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड और एक था आयरलैंड। ये 3 देश थे। तो ये 3 और जो एक अंग्रेजी भाषा बोलने वाले अंग्रेज थे। तो ये तीनों से 4 राष्ट्र बने। अब 4 राष्ट्रों में इंग्लैंड थोड़ा महत्वपूर्ण था, उनके पास थोड़ी सत्ता थी। तो समृद्धि में वो पढ़े लिखे लोग थे। समृद्धि के साथ साथ द्वीप समूह में अन्य राष्ट्रों पर उनका प्रभुत्व आ गया। वो उनके अंदर विकास हुआ तो अन्य लोग विकासशील थे तो उन पर उसका प्रभुत्व आ गया। संसद से 1688 में सारी पावर उसने छीन ली। राजतंत्र से सारी पावरें 1688 में छीन के लोकतंत्र यानी संसद को दे दी। फिर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में 1707 में हुए समझौते के तहत वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का जन्म हुआ। किंतु व्यवहार में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ये सब उन्होंने दो देश समझौते पर हुए। फिर बाद में इंग्लैंड ने राजनीतिक रूप से स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व जमा लिया। अभी भी आप देखते हो कि कहीं कहीं लिखा आता है कि यूके। तो यूके एक कोई इंग्लैंड नहीं है, उसके अंदर 4 देश आते हैं। उत्तरी आयरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड। और फिर एक ब्रितानी पहचान के विकास की योजनाबद्ध रूप से बढ़ाया गया और कई बार स्कॉटिश, वेल्स और आयरलैंड के लोगों को दबाया भी गया। और अगला प्रश्न देखते हैं। ये एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया थी, एकदम से नहीं हुआ था और लंबी चलने वाली थी, इसलिए तो समृद्ध लोग थे, इसलिए तो दूसरों कितने देशों पे इन्होंने अपना उपनिवेश बना रखा था। आपके विचार में जर्मनी और फ्रांस में राष्ट्र को दर्शाने वाले प्रतीक किस प्रकार वहाँ के लोगों की भावनाओं को प्रकट करते थे? तो राष्ट्र के प्रति जुड़ाव पैदा करने के लिए 18वीं और 19वीं सदी में राष्ट्र को मानवीकरण का रूप दिया। अब आप जल्दी से कमेंट करके बताओ कि जो मारियान थी, मारियान और दूसरी कौन थी? जर्मेनिया। ये कौन से राष्ट्रों की मानवीकरण था, कौन से राष्ट्रों के प्रतीक थे? तो आप बताओगे। जर्मेनिया थी, जर्मन की, और मारियान कहाँ की थी? मारियान फ्रांस की थी। और ये दोनों जर्मेनिया को उस देश की रक्षा के लिए राष्ट्र रक्षा का प्रतीक माना जाता है। और अब देखते हैं दर्शाया गया फ्रांसीसी क्रांति जो स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र को प्रकट करती थी, उसे कलाकारों ने नारी रूप में अभिव्यक्त किया। और मारियान की तस्वीर फ्रांसीसी गणतंत्र को प्रकट करती थी, जिसकी लाल टोपी, टूटी हुई जंजीर स्वतंत्रता को दर्शाती थी। आमतौर पर आंखों पर पट्टी बांधे तराजू को हाथ में लिए महिला इंसाफ को प्रकट करती थी। इन चिन्हों को सार्वजनिक स्थानों पर दर्शाया गया। इसी तरह जर्मेनिया ने जर्मन राष्ट्र की रूपक बन गई। उसके सिर पर बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट वीरता का प्रकट था। इन रूपकों को आम लोग स्वयं से जोड़ के महसूस कर गर्व करते थे कि ये इसमें समझने वाली ज़्यादा तो चीज़ है नहीं। जो जर्मन राष्ट्र वो मानता था जर्मेनिया को। जर्मेनिया के सर पे था बलूत का वृक्ष को वहाँ पर शांति का प्रतीक, वीरता का प्रतीक माना जाता है। और उस मुकुट था बलूत के पत्तों का। और जर्मन लोग अपनी रक्षा का प्रतीक मानते थे, राष्ट्र का प्रतीक मानते हैं जर्मेनिया को। और फ्रांस के लोग मारियान को अपने राष्ट्र का प्रतीक मानते हैं। ये दो चीज़ें समझ लीजिए, एग्जाम में आ भी सकता है। आज का आखिरी प्रश्न है कि राष्ट्रवाद ने साम्राज्यवाद को जन्म दे दिया। उसका
अंत में क्या किया, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। 19वीं सदी में यूरोपीय देशों ने तीव्र औद्योगिक वृद्धि और उग्र राष्ट्रवादी आकांक्षाओं को साम्राज्यवादी का जन्म दे दिया। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों ने एशिया अफ्रीकन कई देशों पर आधिपत्य जमाकर अपना औपनिवेशीकरण किया और अपने हितों के अनुरूप उनका घोर शोषण किया। किंतु आधिपत्य और शोषण के विरुद्ध इन देशों ने साम्राज्य विरोधी आंदोलन भी पैदा किए। इस प्रक्रिया से लोगों पर परस्पर सामूहिक एकता का बंधन में बांध दिया, जो राष्ट्र के रूप में स्वतंत्र राष्ट्र। यद्यपि इस राष्ट्रवाद को परिस्थिति के अनुरूप भिन्न और विशिष्ट यूरोपीय साम्राज्यवाद का अंत किया। ये प्रक्रिया लोगों ने पहले राष्ट्रवाद कहा कि अपने राष्ट्र का एकीकरण करें, फिर राष्ट्र का एकीकरण हो गया तो तब उन्होंने औपनिवेशिक शुरू कर दिया। राष्ट्रवाद को साम्राज्यवाद के रूप में उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया। फिर आखिरकार इस तरह से राष्ट्रवाद ने साम्राज्यवाद को जन्म दे दिया। तो आज का सेशन यही ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर ऑल वॉचिंग स्टूडेंट्स। लाइक करो हमारे क्लास, इस सेशन को लाइक करो। अभी कमेंट भी एक अच्छा सा कर दो जो प्रश्न का जिसने ने जवाब नहीं दिया है, और इसको शेयर भी कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आरपी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी मिले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर अब तक 40 हावर हो गए हैं। 40 हावर मतलब 40 हावर सब्सक्राइबर आ रहे, 40 हावर व्यू और 40 हावर वॉच टाइम आ गया है। तो हमारे चैनल पे जल्दी से जल्दी 400 हावर करवा दीजिए और हमारे चैनल पर 150 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट वॉचिंग दिस सेशन।